नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसकी एक जला देना युगल, है ना, एक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? क्या मेरे नहीं, हाँ, और एक का एक। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएंगे, एक गर्म पानी पहले, जल्दी से बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेक्चर नंबर 3 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी बेटा दिल पे क्लिक कर दीजिए या थम्स अप कर दीजिए। यस एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग कैसे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप लोगों ने? आप लोगों के लिए मैंने उसको प्रॉपरली, जैसे आप लोग चाहते थे, पूरी एनसीईआरटी कैटलिस्ट, पूरी एनसीईआरटी वो तपस्या के लिए, तपस्या की अनसॉल्व पीडीएफ और अलॉन्ग विद आंसर की आप लोग के लिए अपलोड करा दी है। आई होप आप लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी बात के साथ में सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे बेटा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले शुरू करना है हमें समाप्ति एक्सप्रेस। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। मैं उसे भी प्रॉपरली लिखवाऊंगी और डिस्कस करूंगी और उसके बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। लेकिन बेटा किताबें बंद कर ली जाए, नोटबुक्स बंद कर ली जाए, कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, क्योंकि हम सबसे पहले बेटा रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे बेटा। क्या क्विक रिवीजन करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस का लास्ट क्लास का? ठीक है, चलिए यस एवरीबॉडी शुरू करते हैं बेटा रिवीजन पिछली क्लास का। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा अपने लंग्स के बारे में, और साथ में हमने पढ़ा था लंग्स के अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यस। तो हमने पढ़ा कि मैम लंग्स जो होते हैं हमारे थोरैसिक चेंबर में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसीलिए जो हमने लेफ्ट वाली लंग बनाई थी उसमें एक ऐसा नॉच दिखाया था जिसे हमने कार्डियक नॉच बोला। हमारी जो राइट लंग होती है कंपैरेटिवली लेफ्ट के थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि नीचे इस साइड में हमारे पास होता है लिवर, डायाफ्राम के नीचे। हमारी जो दोनों लंग्स होती हैं बेटा, दोनों लंग्स के अराउंड कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर वाली कहलाती है पैराइटल प्लूरा जो टुवर्ड्स द थोरैसिक लाइनिंग है, एंड अंदर वाली होती है विसरल प्लूरा जो टुवर्ड्स द लंग्स है। दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रोकने का काम करती है। हमारे बेटा जो लंग्स होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं जहां से एक्चुअल में एयर का एक्सचेंज होता है। मैम जब भी हमें सांस लेना है या इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, हमें हमेशा लंग्स के अंदर वॉल्यूम को नहीं, हमें लंग्स के अंदर का प्रेशर चेंज करना पड़ता है, जो हमने पढ़ा था। लेकिन हम डायरेक्टली लंग्स का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। मैम लंग्स प्रेजेंट कहाँ हैं, एक बार पहले वो देखते हैं। हमारी लंग्स जो होती है मैम वो थोरैसिक चेंबर में प्रेजेंट होती है, जो हमारे आगे से यानी कि वेंट्रल साइड से स्टर्नम ने बनाया, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम ने बनाया, लेटरल साइड से हमारी रिब्स ने बनाया, और नीचे से हमारे डायाफ्राम ने बनाया। बेटा ये सारी चीजें मिलके तुम्हारे थोरैसिक चेंबर को बनाती है। हर एक पार्ट होना चाहिए बेटा, हर एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी मिलके बेटा क्या बनाती है आपके थोरैसिक चेंबर को? मैम देखो थोरैसिक चेंबर एक एयरटाइट चेंबर, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि मैम अभी हम आगे जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़ते हैं, जो हम प्रेशर को चेंज करते हैं, वो डायरेक्टली प्रेशर को चेंज करके नहीं करते हैं, हम वॉल्यूम को चेंज करके करते हैं, बिकॉज हम कभी भी डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर पा रहे। बट मैम लंग्स के भी वॉल्यूम को डायरेक्टली हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंग्स जिस जगह पे प्रेजेंट है, यानी कि आपका थोरैसिक चेंबर, अगर मैं थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को चेंज कर दूं तो थोरैसिक चेंबर में चेंजेस जो होते हैं वॉल्यूम में वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में, क्योंकि आपका लंग्स जो है उसी एयरटाइट चेंबर में प्रेजेंट है। अगर आप उस थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में ऊपर नीचे करते हो, आगे पीछे करते हो, तो आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ या ना? यस एवरीबॉडी। फिर मैंने आप लोगों से कहा था देखो चाहे इनहेलेशन हो चाहे एक्सहेलेशन, सबका फंडा क्लियर है, फंडा एक ही है, और वो फंडा है मेरे प्यारे बच्चों क्या?
एक सेकेंड रुकना, वो फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो फंडा है कि एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में बेटा मूव करता है। पार्शियल प्रेशर मैंने आपसे कहा था कि किसी भी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है, एक इंडिविजुअल गैस की मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर एयर अंदर आ रही है मतलब सिंपल सी बात है, बाहर ज्यादा प्रेशर था, अंदर कम प्रेशर है। अगर एयर अंदर से बाहर जा रही है तो अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है। ठीक है, अब मैंने आपको बेटा ब्रीदिंग जो समझाई थी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैंने आपको नॉर्मल इनहेलेशन समझाया था। नॉर्मल और फोर्सफुल में क्या अंतर है? फोर्स में हम एडिशनल पावर लगाते हैं, चाहे फोर्सफुल इनहेल कर रहे हो चाहे फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हो। तो बेटा एक बारी क्विकली रिवाइज करवाओ मुझे जो हमने नॉर्मल इनहेलेशन पढ़ा। जब हमें बेटा नॉर्मल इनहेलेशन करना था, मतलब इनहेल करना है, तो यार हमें सिंपल सी बात एक मालूम है कि इनहेल करना है मतलब आउटसाइड से एयर अंदर आनी चाहिए। एयर आउटसाइड से अंदर आ रही है तभी तो हम इनहेल कर रहे हैं। तो बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली अंदर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, या फिर यूं कह लो कि अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बाहर का प्रेशर तो भैया फिक्स है 760 mmHg, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते मैम, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें बाहर से एयर को अंदर लेके आना है तो अंदर का प्रेशर करना पड़ेगा कम, अंदर का प्रेशर होना चाहिए लो। हम डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, हम प्रेशर को वॉल्यूम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। तो मैम अगर अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए यानी कि अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम इनसाइड शुड बी मोर। अंदर के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हमें दो मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पे एक होती है डायाफ्राम, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स कहां से आई? मैंने आपको बताया था डायाफ्राम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है, डोम शेप होती है जो आपको लंग्स के नीचे दिख रही थी। इंटरकोस्टल मसल्स आपके रिब्स के बीच बीच में होती है। अंदर की तरफ प्याज के छिलके से मैंने आपको इमेजिन करवाया था, अंदर की तरफ होती है इंटरनल, बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने आपसे कहा था जब आपको नॉर्मल इनहेल करना है, वॉल्यूम अंदर का ज्यादा करना है, डायाफ्राम यूज करोगे और दूसरा यूज करोगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मसल्स को कर दोगे दोनों के केस में कॉन्ट्रैक्ट। आप खुद फील कर पाओगे मेरे बच्चों कि जब आप इनहेल करते हो आपकी चेस्ट हमेशा बाहर, अभी तो मैं थोड़ा फोर्स लगा रही हूं, आपकी चेस्ट हमेशा बाहर जाती है। आप साइलेंट ब्रीदिंग भी कर रहे होंगे ना, आप नॉर्मल इनहेलेशन भी कर रहे होंगे ना, आपकी चेस्ट हमेशा आउटवर्ड और स्लाइटली अपवर्ड मूव करती है क्योंकि आपके रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो आपकी रिब्स को ऊपर और स्लाइटली ऊपर और आउटवर्ड लेके जाती है। आउटवर्ड लेके जाने का मतलब है वॉल्यूम को बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ती है बेटा डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ। मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जब हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा डायफ्राम इनिशियली डोम शेप था, जब मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फ्लैट हो गई, और जब ये फ्लैट हो गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन बोलोगे जब भी डायफ्राम की बात करोगे, चाहे कॉन्ट्रैक्शन की चाहे रिलैक्सेशन की। और जब आप रिब्स के साथ खेल रहे हो, जब आप रिब्स को आगे और पीछे मूव कर रहे हो, आप हमेशा डायरेक्शन को बोलोगे डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम हो गया बेटा इंक्रीज, आपका प्रेशर हो गया डिक्रीज, एयर विल कम इनसाइड। बोलो कोई दुख दर्द या समस्या? जल्दी बताइए, यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या? अगर नहीं है बेटा तो समाप्ति एक्सप्रेस हो गया, समाप्ति एक्सप्रेस हो गया बेटा, खत्म। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंजेस यानी कि आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंजेस, थोरैसिक चेंबर के प्रेशर में चेंजेस, मतलब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर चेंज। मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। किताबें खोल ली जाए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग का रिवीजन हो चुका है। अब हम बेटा शुरू करेंगे आज का टॉपिक। लेकिन सबसे पहले जो आपको होमवर्क दिया था मैं वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं भी किया होगा। अगर आप सिंसियर हैं
और आप जेन्युइनली नीट देना चाह रहे हैं बेटा और सिलेक्शन चाहिए, तो आपको होमवर्क करके आना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल उसी का अपोजिट था बेटा। पर चलो कोई नहीं, अगर नहीं करके आए हो तो मैं पूरा डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। डिस्कस क्या करना है, सेम टू सेम है बेटा, सेम टू सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे आज ही। ये तुम्हारा होमवर्क था बेटा। हमने कहा था एग्जैक्टली मैं वही फ्लो चार्ट फॉलो करना चाहती थी। तो हमने बेटा देखो नॉर्मल एक्सहेल करना है, जैसे हमने नॉर्मल इनहेलेशन लिख रखा है वैसे नॉर्मल एक्सहेलेशन करना है। अब जब बेटा नॉर्मल एक्सहेलेशन करना था तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम नॉर्मल एक्सहेलेशन के लिए प्रेशर आउटसाइड शुड बी लेस। हालांकि आउटसाइड का प्रेशर तो फिक्स है मैम, मैं तो कंपैरेटिव बता रही हूं कि अगर आपको एयर को एक्सहेल आउट करना है तो अंदर के कंपैरिजन में बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर आउटसाइड को कम होना चाहिए, प्रेशर बेटा आपके थोरैसिक चेंबर में ज्यादा होना चाहिए। और अगली लाइन में हमने लिखा है कि मैम देखो आउटसाइड का प्रेशर तो फिक्स होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में लिखा था बिल्कुल वैसा ही। सब लोग अपने अपने नोट से बेटा मैच कर लेना कि आप लोगों ने सही लिखा है तो या नहीं। प्रेशर आउटसाइड फिक्स है मैम, प्रेशर इनसाइड हमें चाहिए मोर, तो अंदर के प्रेशर को चेंज किया जा सकता है, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। ठीक है मैम। अब हमने कहा कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम शुड बी लेस। प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को घटाना है, तो वॉल्यूम कैन शुड बी लेस एंड इट इज डन बाय, एंड इज डन बाय। इसको कैसे अचीव किया जाता है, इसको कैसे अचीव किया जाता है, जिन मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं मसल्स को अब रिलैक्स कर दो, जिनको तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं को अब रिलैक्स कर दो। नंबर 1 बेटा तुम डायाफ्राम को रिलैक्स करोगे, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड का फ्लो चार्ट बना के तुम्हें बता रही हूं। आप सबसे पहले जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको रिलैक्स करना है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ डायाफ्राम के साथ आपने क्या किया। आपने डायाफ्राम के साथ क्या किया प्यारे बच्चों, आपने डायाफ्राम को किया था रिलैक्स, आपने डायाफ्राम को किया था रिलैक्स। जब डायाफ्राम रिलैक्स हुआ तो इट बिकम्स, ये वापस से कैसा बन जाएगा बेटा, इट बिकम्स डोम। वापस से डोम बनेगा कि नहीं, इट बिकम्स डोम फ्रॉम फ्लैट, हाँ या ना सारे बच्चे बताएंगे। इट बिकम्स डोम फ्रॉम फ्लैट। ये वापस से देखो ऐसे से वापस से ऐसा शेप ले लेता है। अब डायरेक्शन में ऐसी बना रही हूं, और जब बेटा वापस से ये ऐसा शेप ले लेगा, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपका ये फ्लैट हो गया था, यस, और ये फ्लैट हो गया था। अब आप इसको वापस से रिलैक्स कर रहे हैं तो ये वापस से डोम शेप हो जाएगा। वापस से डोम होगा तो आप फिर से वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। कई बच्चे कहते हैं मैम पोस्टीरियर एंटीरियर क्यों नहीं लिख रहे हो, जब ऐसे पोस्टीरियर एंटीरियर क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर ही लिखा जाता है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पोस्टीरियर एंटीरियर लिखो या एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर डजंट गो वेल विद द सेंटेंस, मे बी इसीलिए वो एंटीरियर पोस्टीरियर ही लिखते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब सही। आपको जो चीज अवॉइड करनी है गलत करने से वो ये है कि कहां एंटीरियर पोस्टीरियर होना चाहिए, कहां डॉर्सोवेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, वो वाली गलती मत करना, बाकी लैंग्वेज वाइज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट बिकम्स डोम फ्रॉम फ्लैट। अब हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली। प्रेशर थोरैसिक चेंबर का क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। यही हमें करना था, यही हमें करना था, यस। और मेरे प्यारे बच्चों इसी का मतलब है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हमें अल्टीमेटली हमारा गोल जो था वो यही था, हमारा गोल बेटा अचीव हो चुका है, दैट्स ऑल। आपने एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एयर विल गो आउटसाइड। ठीक है, यस। और बेटा एग्जैक्टली यहीं पे कर लीजिए, यहां पे आपने यूज किया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कभी भी गलती से मत कह देना इंटरनल वाली मसल्स यूज होती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मैम एक ही मसल्स का तो यूज किया, फिर हमने दूसरी मसल्स के बारे में तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दी। ठीक है,
अब देखो इसको भी अपन ने क्या किया, रिलैक्स किया। जब इसको रिलैक्स करते हैं, इट इज रिलैक्स्ड, सो आपका रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम जो आउटवर्ड गए थे और अपवर्ड गए थे, ये अब मूव करेंगे इनवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड स्लाइट डाउनवर्ड। जैसे ही अंदर की तरफ बेटा मूव कर जाएंगे, आप मुझे खुद बताओ, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये बाहर गए थे और थोड़ा ऊपर गए थे, रिलैक्स किया तो ये थोड़ा नीचे आए और अंदर आ गए, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। हाँ, वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम किस डायरेक्शन में डिक्रीज हुआ बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज इन द डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber, volume of thoracic chamber decrease in dorsoventral direction, और इसी का मतलब है प्रेशर इंक्रीज, और इसी का मतलब है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया प्यारे बच्चों। एक बार इस सारे बच्चे मैच कर लेंगे। मैं होपफुल हूं कि आप में से सारे बच्चों ने इसे सही ही किया होगा। कुछ एक आधा बच्चे हैं अगर उन्होंने गलत किया है तो आप प्लीज बेटा इसको चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है, क्योंकि मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था ना मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, बिल्कुल उसी से कंपेयर करके बेटा ये वाला फ्लो चार्ट बनाया है। एयर गोस आउटसाइड, दैट्स ऑल। दिस इज नॉर्मल एक्सेलेशन, दिस इज नॉर्मल एक्सेलेशन। मैम मेरा करेक्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी बताइए, ऑल करेक्ट है, इजी है। तो इसे बोलते हैं बेटा कभी कभी खुद से भी ना कुछ कुछ चीजें खुद से भी एफर्ट्स लगा के करोगे तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है तो आप ना कर सकते हो, ऐसी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो, आपके लिए इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अब हमें बेटा क्या करना है, फोर्सफुल ब्रीदिंग को जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बेटा, जबरदस्ती नॉर्मल एक्सहेलेशन के अलावा या नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा जबरदस्ती फोर्सफुल इनहेलेशन फोर्सफुल एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म्स मत करना। आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन उनकी कुछ मसल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हमें एक नोट डाल के एक पॉइंट में जरूर उसे लिखना है। ठीक है, एक नोट डाल के एक पॉइंट में जरूर लिखना है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए हमें और भी एडिशनल मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं थोड़ा साइड मतलब यहां पे आ जा रही हूं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखो ये तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग जो कर रहे हो ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, फील भी नहीं हो रहा है, वैसी ब्रीदिंग है। आगे अभी मैं आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे हम इंसानों के पास शक्ति होती है कि हम चाहें तो दम लगा के भी एयर को अंदर ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो दम लगा के एयर को मैंने अंदर लिया यानी मैंने फोर्सफुल इनहेलेशन किया। फोर्सफुल इनहेल करने के लिए हमें और भी एडिशनल मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा। और इसको भी छोड़ दो, फोर्सफुल एक्सहेल करने की भी हमारे पास क्षमता होती है। हम नॉर्मल एक्सहेल करने के अलावा भी दम लगा के एयर को बाहर कर सकते हैं, करके देखो, कर सकते हैं। तो इन दोनों को करने के लिए देयर आर बेटा एडिशनल सेट ऑफ मसल्स, जिनमें वो मसल्स काम में आती है जो हमने अभी डिस्क्राइब नहीं किया है। दैट इज बेटा, मैं साइड हो जाती हूं, वेट फॉर 5 मिनट्स कर लो, वेट फॉर 2 मिनट्स नॉट 5 मिनट्स। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम में आती है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स काम में आती है, हमारी बेटा चेस्ट एरिया में पेक्टोरालिस मसल्स होती हैं वो भी काम में आती हैं, और भी मसल्स है जो फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम में आती है। लेकिन एनसीईआरटी ने 2 का ही नाम दिया है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी or we can increase the strength of our breathing by using additional set of muscles like IICM, like abdominal muscles। इसको एक बारी बेटा फटाफट से लिख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से रीड करेंगे। Yes everybody, चलिए चलिए, ठीक है, नोट डाल के लिख लें, चलिए नोट डाल के लिख लें। देखो जिन जिन चीजों का आप लोग मैं बोल रही हूँ ना, जो जो चीजें बच्चों को लगती है ना कि किसी काम की नहीं है, थोड़ी
बेटा थोड़े बड़े हो जाओ, फिर देखना कि सारे बच्चे इसी योगा और इसी के पीछे भागोगे। तो मुझे लग रहा है ना कि अरे क्या ही फायदा होता है, जब तुम्हारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है ना, देन यू विल रन टुवर्ड्स योगा। एंड मैं हमेशा बोलती हूं कि बातों से बड़े नहीं बनना है, एक्शन से बड़े बनना है। और मुझे पता है जितना भी बोल लो आप, आगे आपके एक्शंस प्रूव करेंगे कि आप इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हो। हेल्दी खाना अभी बहुत हंसी मजाक लगता है, वक्त के साथ समझ में आता है हेल्दी खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, वक्त के साथ समझ में आता है टाइम पे सोने की क्या इंपॉर्टेंस है, वक्त पे समझ में बहुत सारी चीजें आती है जो हमें इस समय पे ना बहुत ही एवे लगती है। ठीक है, एनीवे चलो, वी कैन इंक्रीज the strength of STRENGTH, strength of breathing, that is forceful inhalation and exhalation by using additional set of muscles like IICM यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, abdominal muscles, etc. That's all बच्चों, इससे लिख लो। जल्दी लिखो। साक्षी कह रही है योगा करते समय मेरा स्टमक मुझसे अलग हो जाता है। भाई कैसे हो जाता है यार? डन। सारे बच्चे एक बार एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से सबसे पहले रीडिंग करेंगे। ठीक है, यस। एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, अब तक तो आप समझ चुके हो कि हम एनसीईआरटी के अराउंड ही सारी चीजें करते हैं। तो अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली और हमारा सारा टॉपिक इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यस। चलो ब्राइटनेस कम कर दी जाए और एक बारी इसको एनसीईआरटी से रीड कर लिया जाए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जहां पे इंस्पिरेशन में बाहर के हवा को, बाहर के एयर को अंदर लेके आया जाता है। एंड एक्सपायरेशन बाई विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और एक्सपायरेशन जिससे कि हमारी एल्वियोलाई की एयर को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। बोला जो एयर को इनटू और आउट, लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर जो हम बेटा भेजते हैं, इसको किया जाता है एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके, किसके किसके बीच में? जिसके जिसके बीच में एयर अंदर और बाहर जा रही है। ठीक है, यस। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में बेटा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके आप कर रहे होते हैं ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन लंग्स, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि इंस्पायरेशन तभी हो सकती है जब आपके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, समझना, इसको स्टार मार्क कीजिए एनसीईआरटी में। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बोला कि इंस्पायरेशन करने के लिए मैम देखो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स एज कंपेयर टू द आउटसाइड। नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं होता, नेगेटिव का मतलब लेस है, नेगेटिव का मतलब भी लेस है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स का मतलब है, नेगेटिव का मतलब ही लेस है। यहां पे नेगेटिव बेटा आपके पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, इनहेलेशन की बात तो समझ में आ गई। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैम बिल्कुल उसी प्रकार से जब हमें एक्सपायरेशन करना है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। Diaphragm and specialized set of muscles, that is external and internal intercostal muscles between ribs, helps in generation of such gradients. दो मेन मसल्स डायाफ्राम और इंटरनल कहां है, डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों जो आपके रिब्स के बीच में होती है वो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को या प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. इंस्पायरेशन इनिशिएट होता है, शुरू होता है जब आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी जो वॉल्यूम होती है थोरैसिक चेंबर की वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। The contraction of external intercostal muscles lift the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. बोला जैसे डायाफ्राम से आप एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे ही जब आपने बेटा रिब्स और स्टर्नम के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ गई, तो अगेन आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया पर डोर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में। This overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. थोरासिक वॉल्यूम में चेंज मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज मतलब पल्मोनरी प्रेशर में भी चेंज। यस, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। बोला कि पल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ यानी कि एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी कि पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हुआ एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तो एयर हो गया अंदर, एयर कम्स इनसाइड, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। एग्जैक्टली अपोजिट अभी होगा। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें भी एक्सटर्नल वाले जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं को रिलैक्स। इट रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, उनको रिलैक्स कर दिया, बाकी सारी चीजें अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, थोरैसिक प्रेशर रिड्यूस हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, प्रेशर क्या हो गया बेटा इंक्रीज। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। प्रेशर इंक्रीज करना था, एयर चली गई बाहर। और फिर हमने लिखा हुआ है बेटा वी हैव the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. एब्डोमेन का मतलब होता है एब्डोमिनल मसल्स का भी इस्तेमाल करके आप इस चीज को बढ़ा या घटा बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाली बात बेटा आगे मैं आपको बताऊंगी जब अभी मैं आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज पढ़ाऊंगी कि एडल्ट्स यानी कि हम 12 से 16 टाइम ब्रीथ करते हैं पर मिनट, और इसी वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस की मदद से जिसे बोलते हैं स्पायरोमीटर, जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन बेटा एक बार इस डायग्राम को भी ध्यान से देखो। बेटा सारे बच्चे फोकस कर रहे हो ना? यस एवरीवन, पढ़ने वाले बच्चे यस। बेटा देखो ये डायग्राम बेस्ड आजकल क्वेश्चन बहुत आता है। आपको पूरी कहानी नहीं देंगे, आपको सिर्फ डायग्राम दे देंगे कि बेटा बता, इस डायग्राम को देख के बता ये इनहेलेशन को शो कर रहा है या एक्सहेलेशन को शो कर रहा है। कैसे बताओगे बेटा? अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहां डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाया हुआ है नीचे की तरफ, आपके रिब्स और स्टर्नम को दिखाया हुआ है ऊपर की तरफ मूव करते हुए, और आपको यहां पे दिखाया हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है ये आपके नॉर्मल इनहेलेशन को शो किया हुआ है। और बिल्कुल अपोजिट अगर ये ना लिखा होता तो, है ना,
और यहां पे बेटा जब आपको दिखाएगा रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन यानी अंदर की तरफ, और डायाफ्राम को दिखाएंगे रिलैक्स और ऊपर की तरफ, तो बेटा ऐसा डायग्राम जो आपको दिखाए तो आप समझना नॉर्मल एक्सहेलेशन को शो किया हुआ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हमने बेटा एक्सप्लेन कर ली है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे बेटा अगले टॉपिक की ओर। क्या आप लोग तैयार है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को पढ़ने के लिए शुरू करें। अगेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली हर साल ये रिपीट हो रहा है मोस्टली, और ये आप लोगों के लिए बोनस ही है क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। बीच बीच में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता तुमने वो फील किए हैं अभी तक या नहीं, बट कुछ कुछ इसके डेफिनेशंस जो हैं बेटा काफी कंसेप्चुअल है। अभी पढ़ते पढ़ते आप समझोगे कि आपने ऐसा सोच के देखा था या नहीं सोचा था। मैं आपसे पूछती भी रहूंगी बीच बीच में, ठीक है? यस शुरू करें। यस एवरीबॉडी, हेडिंग डालेंगे बेटा क्या? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, कुछ कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा यहां, लेकिन बेटा एक ग्राफ है, आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और उससे ना ये वाला टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप इस वाले टॉपिक को आसानी से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को डेफिनेशंस जो मुश्किल लगती है ना, वो आपको उतनी मुश्किल ना लगे। हाँ, यही तृप्ति कह रही है ना मैम, नंबर से याद रखना होता है, तो बेटा बोलते हैं ना, उसको भी याद रखने का तरीका अगर आप निकाल लो, तो आपको वो डेटा भी बहुत इजी लगेगा। न्यू पेज से स्टार्ट करने की इनायत जरूरत नहीं है, जहां से भी शुरू करना है वहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज होती क्या है बेटा? एक सेकेंड मुझे टाइम देना, पानी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ये वर्क नहीं कर रहा है, एक ग्रीन टी भिजवा देना यार। देखो एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं स्पाइरोमीटर। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ स्पाइरोमीटर की। ऐसे ये एक फोटो देख रहे हो बेटा, ये स्पाइरोमीटर की फोटो है, स्पाइरोमेट्री करते हुए। तो एक डिवाइस होती है, अरे भाई ये रही, एक डिवाइस होती है बेटा इस तरीके की, आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है स्पाइरोमीटर। इसे बोला जाता है स्पाइरोमीटर। इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिससे बोला जाता है इनहेल करो एक्सहेल करो, इनहेल करो एक्सहेल करो, ठीक है, यस। और ये कनेक्टेड होता है एक मॉनिटर से। मॉनिटर में आपको ग्राफ दिख रहा होता है, ठीक है, मॉनिटर में आपको एक ग्राफ दिख रहा होता है। तो इस तरीके की जो डिवाइस से आप सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, बट अलग अलग कंडीशन में। कभी आप नॉर्मली छोड़ रहे होते हैं, नॉर्मली ले रहे होते हैं, कभी आप फोर्स करके ले रहे होते हैं, कभी आप फोर्स करके एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में। तो आपके एनालिसिस के लिए बेटा यहाँ पे बैठे होंगे और वो एनालिसिस करेंगे कि भैया आपकी कितनी वॉल्यूम्स है और क्या कैपेसिटीज है। अरे जूम करने की जरूरत नहीं है भाई, क्या जूम करोगे इसमें, ये जूम होगा भी नहीं मेरे से। यहाँ से ये एक तो ये बेटा खुल भी नहीं रहा है, ठीक है, जितना खुल रहा है भाई उतना ही काफी है। इसमें क्या तुम्हें जूम करके देखना है, ठीक तो है, जितना है दिख तो रहा है तुम्हें, और क्या जूम करना है। एक डिवाइस होती है, ठीक है, एक डिवाइस होती है इस तरीके की। अरे मैं तुम्हें बना के यहाँ पे बताती हूँ भाई, तुम तो भैया, इस तरीके की डिवाइस है भाई जो लगाई हुई है, इस तरीके की, थोड़ी गन टाइप की दिखती है। ये बेटा ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके की ऐसी डिवाइस है, ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो मॉनिटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं आपको समझाने जा रही हूं, आप बेटा डिवाइस पे फोकस कम करो और कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करो। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पहले मैं आपको समझाऊंगी, और वॉल्यूम समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ब्रीदिंग रेट अपन का कितना होता है। अगर आप ब्रीदिंग रेट देखोगे एडल्ट्स में, है ना, तो ब्रीदिंग रेट होता है अपना बेटा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यही दिया है ना एनसीईआरटी ने, अभी अभी हमने पढ़ा।
12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक बार यहां पे भी देख लो, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 से 16 टाइम्स हम एक मिनट में सांस लेते हैं। कई लोग जल्दीबाजी में ना 72 टाइम भी बोल देते हैं। कई लोग हंसेंगे यहां पे, बट यस, ये सच बात है, ठीक है, बोल देते हैं जल्दीबाजी में। दैट इज द हार्ट रेट। हमारी ब्रीदिंग रेट होती है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ये बात है। मैम यहां पे हम सबसे पहले समझना चाह रहे हैं वॉल्यूम्स क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं। सिंपल सी बात है बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को डिफाइन किया जाता है कि अलग अलग कंडीशंस में, एट डिफरेंट कंडीशंस, द डिफरेंट वैल्यू और वॉल्यूम्स ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल। अलग अलग स्थिति में एक इंसान जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एयर को इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, उनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसको एक डिवाइस की मदद से मेजर किया जाता है, जिसे बोला जाता है स्पाइरोमीटर। इन्हीं वॉल्यूम्स को बेटा जोड़ तोड़ के और बड़ोड़ के समेशन करके इन्हीं को जोड़ के बनाया जाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कुछ अलग नहीं है। कैपेसिटीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अच्छे से समझ में आए। तो पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को समझने में फोकस कीजिएगा, कैपेसिटीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। तो जब मैं बोल रही हूं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, तो हम कह रहे हैं डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, different volumes of air that a person can inhale or exhale। in different कंडीशन या इन डिफरेंट कंडीशंस बोल सकते हो। जैसे कभी फोर्सफुल कर रहे हो, कभी नॉर्मल कर रहे हो, है ना। और इसमें हम लिखेंगे इट इज मेजर्ड with the help of a device। इसे बोला जाता है पायरोमीटर। डिवाइस से भी क्वेश्चन आता है, कृपया करके इसको ध्यान से समझे। यस, भेस में थोड़ा सा और पानी मिला दीजिए और इस बैग को निकाल देना, ठीक है। शुरू करें फिर बेटा, एक ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम्स पे फोकस करना, ठीक है। एकदम बेटा कमर गर्दन सीधी। यस, डेफिनेटली स्पायरोमीटर से सारे वॉल्यूम्स को मेजर नहीं किया जाता बेटा, तसल्ली रखिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अभी आप लोगों का फुल अटेंशन होना चाहिए एकदम। हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो आपके एनसीईआरटी में डिफाइन की हुई है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को समझने की कोशिश करेंगे। आपको मजा आने वाला है अगर आप बेटा ध्यान से सुनेंगे, और सजा होगी अगर आप बेटा नहीं समझेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप समझ जाए तो मजा आ जाएगा, और अगर आपने फोकस नहीं किया तो बेटा मौत आएगी। फिर तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ठीक है। चलिए, लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाऊंगी और राइट साइड में उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखूंगी। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगी और मैं सबसे पहले बेटा ग्राफ को कृपया करके पेंसिल से बनाइएगा, मैं सबसे पहले लिखने जा रही हूं टाइडल वॉल्यूम। ग्राफ ऑन न्यू पेज नहीं, आप एक काम कीजिए, आधे पेज में ग्राफ बनाइए, आधे पेज के स्पेस में ग्राफ बनाइए, और फिर जो भी, अगर आपके पास आधा ही पेज है तो वहां ग्राफ बनाओ, नेक्स्ट पेज से लिखो, जैसा भी है, फिर उसके आगे से लिखना स्टार्ट करना।
आधे पेज का स्पेस ले लो, उसमें आपको ग्राफ बनानी है, ठीक है। मैं लेफ्ट और राइट कर रही हूं, आप ऊपर और नीचे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम, जिसे कहा जाता है टीवी, जिसे कहते हैं टीवी। इसकी अगर तुम परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो, तो एनसीईआरटी कहती है द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर that a person normally inhales or exhales, normally inhales or exhales। अब ग्राफ से कैसे समझे? देखो, ये पहली बात तो बेटा आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स जैसा ग्राफ नहीं है, बायोलॉजी का है, तो आपको कंपैरेटिवली इजी भी लगेगा यहां पे, और वैसी कोई बेटा कैलकुलेशंस भी नहीं है, बहुत आसान है। जो मॉनिटर पे डेटा आता है ना बेटा, मॉनिटर पे जो डेटा आ रहा होता है, मॉनिटर पे जो डेटा आ रहा होता है जब आप स्पायरोमीटर कर रहे होते हैं, वही ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। मेरी दो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पे, यहां जो मैं ग्राफ बना रही हूं, यहां पे मैं ग्राफ को बनाऊंगी जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, समझना, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा और सीधा करती हूं। ग्राफ ऊपर गया इतना, फिर उतना ही नीचे आ गया, ग्राफ में इतना गया ऊपर, फिर इतना ही नीचे आ गया। ध्यान रखिएगा, जो मैं ये वैल्यूज बना रही हूं, ये तब ऐसा ग्राफ आ रहा है जब आप टाइडल वॉल्यूम कर रहे हैं, जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। समझना मेरी बात, ये जो ग्राफ की डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ दिख रही है बेटा, दिस मच, क्योंकि ये वाली ये टर्म्स याद रखना जरूरी है। इसे इंडिकेट, इसे कहा जाता है नॉर्मल इनहेलेशन। जो आप अभी कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है, उतना ही ग्राफ नीचे आ जाए अगर, तो उसे बोला जाता है बेटा नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। क्या समझे? क्या समझे मेरी बात? यस यस। मैंने बोला कि बेटा जहां तेरे को ग्राफ दिखे, अगर मैं तुमसे पूछूं ग्राफ इतना ऊपर गया, क्या हुआ? इनहेलेशन, नॉर्मल। इतना ही नीचे आ गया, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ऊपर गया, नॉर्मल इनहेलेशन। नीचे आ गया इतना, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ऊपर गया, ये क्या हुआ बेटा? नॉर्मल इनहेलेशन हुआ या नहीं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल इनहेलेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल एक्सहेलेशन। समझे कि नहीं मेरी बात? यस, समझे कि नहीं मेरी बात? ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम कहता है द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल। और इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये दोनों वैल्यू सेम होती है। जितना आप नॉर्मल सिचुएशन में अभी इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, या तो इनहेल या तो एक्सहेल, इसी वैल्यू को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर नॉर्मली इनहेलिंग और नॉर्मली एक्सहेलिंग। आप नॉर्मली जितना इनहेल कर रहे हो उतना ही एक्सहेल कर रहे हो। कितना है ये? टाइडल वॉल्यूम। तभी तो दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। क्या समझे? यस एवरीवन, मुझे बेटा बताते जाइएगा, बताते जाइएगा। यस, टाइडल वॉल्यूम, जितना इनहेल किया या तो कह लो वो वाली वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, या तो जितना एक्सहेल किया वो वाली वैल्यू है आपकी टाइडल वॉल्यूम। कुछ भी और लगाया हुआ है ना बीच में, तो ये वाला इनहेलेशन की वैल्यू थी 500 ml, ये एक्सहेलेशन की वैल्यू थी ये 500 ml। तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और नॉर्मली एक्सहेल दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई दम नहीं लगाया, इसीलिए सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में से ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू दिखाई जाती है, इट इज इक्वल टू बेटा 500 ml। ये सबसे कम होती है सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में ये बहुत कम होती है। लेकिन एनसीईआरटी में पर मिनट वाला भी एक डेटा दिया हुआ है, पर मिनट वाला डेटा भी दिया हुआ है मेरे बच्चों।
एनसीईआरटी में ना, तो आप कहते हो कि मैम 500 ml दिया हुआ है, पर एक जगह पे तो 6000 से 8000 भी दिया हुआ है, वो क्या है मैम? वो बेटा इन्होंने, जैसे हम कोई भी वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं तो एक सांस के लिए बेटा बहुत बारीकी बारीकी वाली चीजें हैं, समझना है इसे ध्यान से। हम एक सांस की बात कर रहे हैं, एक सांस मतलब एक ब्रेथ। एक सांस में जो तुमने बेटा या तो जितना इनहेल किया या तो जितना एक्सहेल किया, वो तुम्हारी टाइडल वॉल्यूम थी। अगर मैं उसे ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक मिनट में मैं 12 से 16 बार सांस ले रही हूं, तो 500 को 12 से 16 से मल्टीप्लाई कर दो, वो पर मिनट की वैल्यू आ जाती है। समझ रहे हो? पर मिनट पूछेंगे तो पर मिनट के लिए हर एक वॉल्यूम को तुम पर मिनट निकाल सकते हो। समझे कि नहीं? यस एवरीवन। तो यार इसके लिए भी बेटा एक टर्म यूज किया जाता है, पर वो टर्म एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। उसे कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इट इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट। वैल्यू तो एनसीईआरटी ने दे दी है, बट उसे बोलते क्या है वो नहीं दिया हुआ। ये है बीआर मतलब ब्रीदिंग रेट। इसका मतलब होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जब आप पर मिनट टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं, और एनसीईआरटी ने वैल्यू दी हुई है, टर्म तो नहीं दिया हुआ, तो टर्म कभी पूछेंगे भी नहीं। टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, ब्रीदिंग रेट हो गया 12 से 16, तो कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट। पर मिनट की हमने वैल्यू निकाल ली। किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? पहले आप मुझे ये बता दीजिए, जल्दी बताइए, किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या है क्या? फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी बेटा, क्योंकि ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे भले ही अच्छे से टाइम लगा के समझो, क्योंकि ये समझोगे तो आगे के सारे कंसेप्ट्स आपको कंपैरेटिवली इजी लगेंगे बेटा। अरे भाई ये क्या हुआ? डन 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 एवरीवन, आगे बढ़ जाएं। क्लियर? ऑल क्लियर? बढ़िया, चलिए बहुत शानदार बेटा। सेकेंड वैल्यू हम लिखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है बेटा, ये होता है आपका IRV, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी। अब देखना कितनी आसान है इसकी डेफिनेशन, याद रखना। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, तुमने रिजर्व करके रखा है, जैसे एनर्जी रिजर्व करके रखते हैं वैसे तुमने कुछ वॉल्यूम है इनहेलेशन की जो रिजर्व्ड है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसे शॉर्ट में बोलते हैं IRV। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन बाद में लिखूंगी, पहले ग्राफ से समझाती हूं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, आप मुझे ये बताइए ये क्या है? इससे मैं क्या डिफाइन कर सकती हूं? मैंने ग्राफ ऊपर बनाया इतना, अब मुझे ये बताइए इसे मैं क्या कह सकती हूँ? ये ग्राफ मैंने ऊपर बनाया, इसे क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दो चीजों से इसे इंडिकेट किया जा सकता है। जो मैंने ग्राफ अभी बनाया, ये जो ग्राफ ऊपर गया, इसे 2 चीजों से इंडिकेट किया जा सकता है। मुझे बताइए। पर मिनट वाले का मतलब है कि पर मिनट वैल्यू निकाल लो श्वेता। अगर टाइडल वॉल्यूम तुझे पूछी है पर मिनट कितनी होती है, तुम पर मिनट से बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। हम किसी भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक सांस के लिए निकालते हैं कि एक सांस में तुमने कितना इनहेल किया, कितना एक्सहेल किया। मिनट में निकालना है तो मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। इससे मैम या तो नॉर्मल इनहेलेशन बोलेंगे या तो टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। ये बात किसी को समझने में कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है, दुख दर्द समस्या तो नहीं हो रही है? इससे मैं या तो टाइडल वॉल्यूम बोल सकती हूँ या तो नॉर्मल इनहेलेशन बोल सकती हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि यार हमारे पास स्ट्रेंथ होती है कि हम ब्रीदिंग रेट को दम लगा के भी मैम सांस को इनहेल कर सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता है आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेल करने के अलावा याद रखना बहुत जरूरी है, नॉर्मल इनहेल करने के अलावा भी मैम अगर मैं थोड़ा सा जोर लगा दूं तो मैं इसके अलावा भी एक एयर है जो इनहेल करने की कैपेसिटी रख सकती हूं या रख सकता हूं। आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन सारे बच्चे करके देखेंगे, सारे बच्चे करके देखो।
अभी मैं नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल कर रही हूं, अभी मैं बोलना बंद कर दूंगी और मैं नॉर्मल इनहेल करने के बाद एक बारी दम लगा के उसके बाद जो एयर अंदर करूंगी, एक बारी तुम भी करके देखो। करके देखा कितना सारा, और तुम अभी फील करोगे कि सारी वॉल्यूम्स में से ये सबसे ज्यादा है। तुम खुद ही सांस लेके ये फील कर पाओगे और तुम खुद ही देखोगे डेटा में भी कि ये सबसे ज्यादा दिखती है सारे वॉल्यूम्स में। फोर्स लगा के एयर को अंदर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनहेलेशन। मैम इस नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा मैंने ये वाली जो एयर थी इसे जोर लगा के जो अंदर लिया, इसे ही तो बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। हाँ या ना? यस, हाँ या ना? तो मैम जी इसको हम लिखेंगे आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, we can still inhale additional volume of air by forceful inhalation। इसी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और तुम इसकी वैल्यू भी देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि ये इतनी ज्यादा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000 ml। 2500 से बेटा 3000 ml, दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। कोई दुख दर्द समस्या इसे समझने में? जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताओ। नहीं, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन थोड़ी, नॉर्मल इनहेल करने के अलावा जो मैं एडिशनल एयर को इनहेल कर पा रही हूं, नॉर्मल तो इनहेल कर रही हूं, वो है मेरी टाइडल वॉल्यूम, पर नॉर्मल इनहेल करने के अलावा उसको छोड़ दूं अगर मैं, तो उसके अलावा जो मैंने उसके ऊपर से और सांस लिया, उसके अलावा जो मैंने उसके ऊपर से दम लगा के इनहेल किया, वो है मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ गए? यस। अब थर्ड आते हैं मैम, बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ही इजी। तीसरा, थर्ड, ये कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। देखो थर्ड, नंबर 3, ये है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ऊपर वाले को बोला IRV, इसे बोला ERV। अब मैं आपको पहले पूछती हूं क्वेश्चन, ठीक है? मेरा सवाल आप लोगों से रहा ये, मैं ग्राफ को ना वापस से नॉर्मल बना देती हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे। आप मुझे बताओ ग्राफ में जो अब मैंने ये बनाया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे मैं अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बेटा कोई ना पीडीएफ से पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होगी, मैम ने ये ग्राफ को आधा क्यों काट दिया है। वो तो मैंने तुम्हें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करके बताया ना। अब मैं अलग से ग्राफ बनाऊंगी तो तुम्हारी पोथियां बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए मैं इसी ग्राफ में समझा रही हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। पीडीएफ से पढ़ोगे तो मौत आएगी। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने बनाया ये क्या बनाया? ये जो बनाया मैंने ये क्या बनाया? इसे दो टर्म से इंडिकेट कर सकती हूँ, क्या है ये? दो चीजों से मैं इंडिकेट कर सकती हूं, या तो मैं इसे टाइडल वॉल्यूम बोल दूं और या तो मैं इसे नॉर्मल एक्सहेलेशन बोल दूं। बताओ हाँ या ना? कह सकती हूं, नॉर्मल एक्सहेलेशन बोल सकती हूं, या फिर मैं इसे
टाइडल वॉल्यूम बोल सकती हूँ। अब आप लोग एक बारी खुद करके देखो, क्योंकि आपने अभी नॉर्मल एक्सेलेशन करके नॉर्मल इनहेलेशन करके देखा ना। अब आप बेटा फोर्सफुल एक्सेलेशन करके देखो। जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस लेते लेते मैंने कहा कि नॉर्मल सांस लेने के बाद भी, नॉर्मल सांस इनहेल करने के बाद भी मैं कुछ एयर दम लगा के अंदर कर पा रही थी। उसके अलावा कितना ज्यादा एयर इनहेल कर पा रही थी मैं, उसके अलावा वो भी एक सांस में 25 से 3000 ml, दैट वाज माय इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करने लग गई, नॉर्मल एक्सहेल कर रही हूं अब मैं, और नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद मैं उसके अलावा कितनी एयर एक्सहेल कर सकती हूं। आप खुद करके देखो ये वैल्यू कितनी कम है, खुद करके देखो कितनी कम होगी एज कंपेयर टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैम ये जो एयर थी ये हमारी नॉर्मल एक्सहेलेशन वाली थी। मैम नॉर्मल एक्सहेलेशन, जैसे ये था आपका नॉर्मल इनहेलेशन टाइडल वॉल्यूम, ये भी आपका टाइडल वॉल्यूम ही है बट नॉर्मल एक्सहेलेशन वाला है। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद भी मैम कुछ अमाउंट ऑफ एयर मैं इसके अलावा भी एक्सहेल कर सकती हूं, हालांकि वो वैल्यू बहुत कम है। इस वैल्यू को बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। क्या कहते हो, समझे कि नहीं? क्या कहते हो मेरे बच्चों? यस, समझे कि नहीं? फील कर पा रहे हो कि नहीं? यस। तो इसीलिए कहते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, मैं इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेल करने के अलावा, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन additional volume of air, additional volume of air a person can exhale, इसके अलावा भी आप कुछ एडिशनल एक्सहेल कर सकते हो बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन। दम लगा के जो चीज इनहेल किया आफ्टर नॉर्मल वो इंस्पायरेटरी था, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन दम लगा के जो एयर बाहर किया वो था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है बेटा ERV इज इक्वल टू बेटा 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। पहले आप मुझे यहां तक की बात बता दीजिए कि कोई दुख दर्द या तकलीफ, लास्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बचा हुआ है बेटा, पर यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द या समस्या? यस। एक बार देख लीजिए, सारे लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से परख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से परख लीजिए बेटा, कोई आपको कोई भागा दौड़ी नहीं है, आप आराम से देखिए इसको, ठीक है? पक्की बात है। अब मैं सारे बच्चों को एक बात बोलती हूं, कभी भी आप अपने लंग्स को पूरा खाली कभी नहीं करते हो। पढ़ाने को तो बहुत सारी बातें पढ़ाई जा सकती है, बहुत सारी वैल्यूज, वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो तुम्हारे लंग्स में रहती है, जिसमें से एनसीईआरटी में दिया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके अलावा पढ़ाते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम और भी बहुत सारी वॉल्यूम्स। बट अभी तुम्हारे नीट के प्रोस्पेक्टिव से काम की है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हम कहते हैं कि सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा तुम्हारे लंग्स में। मतलब कि चाहे जितना जोर लगा लो, याद रखना ये गाना, याद रखना रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ना रेजिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपको कंफ्यूजन होती ही होती है। हम टीचर हैं तो बीइंग अ टीचर मैं जानती हूं तो बच्चा कहां गलती करता है डेफिनेशंस में। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए मैम ने गाना गाया है कि सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा तुम्हारे लंग्स में। वही है रेजिडुअल वॉल्यूम, वही है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। समझे मेरी बात? चाहे जितना जोर लगा लो, मतलब कि तुमने जोर लगा लिया, जोर लगा के तुमने एयर को बाहर कर दिया, फिर भी तुम कुछ एयर हमेशा अपने लंग्स में पाओगे। यानी जब तुमने जोर लगाया था बेटा तो तुमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बेटा बाहर किया था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर किया था जब तुमने जोर लगाया था। पर मैम चाहे जितना जोर लगा लें फिर भी हमारी लंग्स में कुछ तो एयर रह जाएगी। हाँ जी, यस, चलो अटेंशन।
वापस से अटेंशन बेटा, कुछ तो एयर फिर भी लंग्स में रह जाएगी और वही एयर होती है बेटा जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। आरवी की डेफिनेशन में, आरवी की डेफिनेशन और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन में बस एक शब्द का अंतर है। अगर मैं एक वर्ड घुमा दूं आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बताऊंगी ना तो आप समझोगे हाँ मैम सही बोल रहे हो, इसमें बस एक वर्ड चेंज कर दें तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम बन जाएगा। समझे कि नहीं? यस, ठीक है। इसको लिखते हैं लास्ट यहां पे नंबर 4। एक ही जगह पे सारे वॉल्यूम्स हो गए बेटा, बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटीज हम नेक्स्ट पेज से करेंगे। हाँ, नंबर 3 के बाद आया नंबर 4, रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। और यही आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, यही आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि एयर कभी भी पूरा खाली नहीं होना चाहिए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोटेक्ट योर लंग्स बिकॉज यू डोंट खालोइंग योर लंग्स, नो, मतलब कि तुम अपने लंग्स को कभी खाली नहीं करते हो, समझे ना? सो इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन some amount of air is still present in lungs, इसे बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। देखो यार, टाइडल वॉल्यूम तो याद रखना आसान है, 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे याद रखोगे? हाँ, स्पीक इंग्लिश, गुड, वेरी वेरी yes, my English is very very good, just like yours, excellent English, you know, British English। सुनो मेरी बात, रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 ml मैंने लिखा हुआ है बेटा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहां से शुरू हुआ था? 1000 से 1100, वो 1100 पे खत्म हुआ, तो उसकी जो अगली वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो 1100 से शुरू हुई, ऐसे याद रखना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 था, वो 1100 पे खत्म हुआ, तो अगली वाली 1100 से शुरू हुई, वो है 1100 से 1200। तो याद रह जाएगा दोनों, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो खुद करके देख रहे हो कि बेटा कितनी ज्यादा है, तो 2500 से 3000 ml है और टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की वॉल्यूम को रटना नहीं है कि 2500 है कि 5000 है कि 4000 है। तुम्हें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है कैपेसिटीज में वो है उनकी डेफिनेशंस, क्योंकि जहां उनकी डेफिनेशन गलत हुई, और मैं तो कहती हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ जितना तुम्हें याद आए ना उतना बेटर है। डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अभी मैं तुम्हें कंपेयर कर करके पढ़ाऊंगी, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या अंतर है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या अंतर है, रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या अंतर है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो ही। तो क्या शुरू करें? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, चलिए जी, यस एवरीबॉडी शुरू करें क्या? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। डेड स्पेस वॉल्यूम एनसीईआरटी में है तो पढ़ा दूंगी, बता दो है तो। एक नोट डाल के पहले बेटा कैपेसिटी शुरू करने से पहले रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में एक चीज लिखनी है, ठीक है? उसके बाद ही कैपेसिटी शुरू करेंगे।
यार देखो, एक तो मैंने तुम्हें बताया रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रही है, इसीलिए कुछ एयर हमेशा तुम्हारे लंग्स में रहनी चाहिए, खाली नहीं होता है कभी तुम्हारा मामला, है ना। दूसरी बात, स्पाइरोमीटर एक ऐसी डिवाइस थी जिससे तुम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर कर रहे थे, एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता, और इसी कारण से जो भी कैपेसिटीज आप आगे पढ़ोगे, जिन भी कैपेसिटीज का डेफिनेशन या जब उनकी वैल्यू निकालते हो तो उनमें रेजिडुअल वॉल्यूम का यूजेज आ रहा है, तो आप ये कहोगे कि उन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को भी आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी कैपेसिटीज रेजिडुअल वॉल्यूम से मिलकर बनी है ऑब्वियसली उनको भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो वो तो आगे की बात होगी कि कौन कौन सी कैपेसिटीज में रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भैया रेजिडुअल वॉल्यूम वो वाली वैल्यू है जो तुम्हारे लंग्स में प्रेजेंट है, और स्पाइरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे तुम उन वैल्यूज को मेजर कर रहे हो जो तुम इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हो। जब इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हो, उनको मेजर कर पा रहे हो स्पाइरोमेट्री से, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे करोगे? वो तो तुम्हारी लंग्स में है। लेकिन उसको मेजर करने के अलग मेथड्स होते हैं, डाइल्यूशन मेथड्स होते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि वो तुम्हारे काम की नहीं है। कि फिर रेजिडुअल को, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिर रेजिडुअल को किया कैसे जाता है, उसको मेजर करने के भी तरीके हैं, पर स्पाइरोमेट्री से उसे मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पाइरोमीटर में सिर्फ इनहेल और एक्सहेल वाली वैल्यूज को ही तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉजिकल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? यस। तो बेटा जी इसको एक बार लिख ले, यस। चलिए जी, ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है यार। पहले मैं ना वॉल्यूम्स की एनसीईआरटी रीडिंग करा दूंगी, फिर कैपेसिटीज में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाल के लिखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट to prevent lungs, AC चला दिया, lungs collapse. Number 2, spirometer cannot measure RV and all the capacities with RV. All the capacities with RV, जितनी भी कैपेसिटीज में बेटा RV का इंक्लूजन होगा वो भी वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी, फिर कैपेसिटीज में बढ़ते हैं बेटा। आरोही बेटा धन्यवाद। बढ़ जाएं आगे। चलिए पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की एक बारी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है बेटा, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में ही जो एयर आपने इनहेल या एक्सहेल किया है उसे आपने टाइडल वॉल्यूम बोला। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। बेटा ये सारी जो वैल्यूज दी हुई है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस ही होती हैं, लेकिन आपको यही वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि आप ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखते हैं वो यही वैल्यूज आप देखते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV,
द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सिबल इंस्पायरेशन। बोला एडिशनल, ध्यान रखिए एडिशनल का मतलब नॉर्मल के अलावा। ये गलती करते हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अलग बात है, वो तुम्हारी टोटल इनहेल करने की कैपेसिटी है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल, तुमने नॉर्मल के अलावा जो एडिशनल इनहेल किया उसे तुमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला, है ना। और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV, इसका मतलब है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दम लगा के एयर को तुमने जो बाहर किया, दम लगा के जो तुमने एयर को बाहर किया, दिस अकाउंट्स फॉर 1000 से 1100 ml। ठीक है जी, आगे आगे रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा लंग्स में। कौन सा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। 1100 से 1200 होती है इसकी वैल्यू। और देखो हमने आगे जो मैंने तुम्हें बोला था, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। यार क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब तुम्हें कोई ना कोई बीमारी तो नहीं है। अब बेटा देखो, जैसे कि आपको आगे ECG पढ़ाया जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ECG होती है ना जो सबसे फेमस होती है, मूवी में दिखाया जाता है, इलेक्ट्रोड्स लगा के, स्क्रीन लगा के, पेशेंट लगा के, पी 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 पी, वो वाली ECG। जैसे बेटा ECG का ग्राफ देख के आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस करी जा सकती है आपकी हार्ट कंडीशन को जानने के लिए। वैसे ही तुम्हारी लंग कंडीशन को जानने के लिए कि भैया बंदा सही से सांस ले पा रहा है कि नहीं, कि स्मोक कर रहा है बहुत ज्यादा तो लंग्स खराब हो गए। बहुत सारी कंडीशंस बेटा, सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स, क्या तुम्हारे लंग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको जानने के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, उसके लिए स्पायरोमेट्री की जा सकती है। अब हम इन्हीं बेटा वैल्यूज को ऐड करके कैपेसिटीज बनाएंगे और बेटा फटाफट से कैपेसिटीज को पढ़ेंगे। यस यस एवरीबॉडी, हेडिंग डालते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जैसे पल्मोनरी कैपेसिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटीज। So adding up your pulmonary capacities, adding up your respiratory volumes, अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके आप कैपेसिटीज को बनाते हैं, ठीक है। एडिंग वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाते हैं, आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाते हैं। थैंक यू भैया, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या, नंबर 1 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और ना बेटा मैं आपको कंपेयर इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे पता है आप गलतियां कहां करते हैं और मैं चाहती हूं आप वो गलतियां अवॉइड करें, ठीक है। कई बार आपको हो सकता है पढ़ते वक्त भी वो चीज क्लिक ना करे कि यार मैं यहाँ पे गलती कर सकती हूँ या कर सकता हूं, तो अभी मैं समझाते वक्त मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे कहां गलती करते हो, तो जीरो टेंडेंसी, ठीक है। यस, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हो सकता है कि आप कंफ्यूज होते हो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसे हम IC बोलते हैं, ये एक इंसान की टोटल इनहेल करने की कैपेसिटी है। टोटल वर्ड को याद रख लो, टोटल तेरे इनहेल करने की जो कैपेसिटी है बेटा वो है तेरी इनहेलेशन की कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था जो तूने रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा था, तू सांस ले सकता था उतना भी पर तूने बचा के रखा था। अभी समझाती हूं, देख। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता था कि भाई तूने नॉर्मल इनहेल कर लिया है, लेकिन उसके अलावा जो तू दम लगा के इनहेल कर रहा है, जो तू दम लगा के इनहेल कर रहा है वो होती है बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि तूने नॉर्मल एक्सहेल कर लिया, ये तूने नॉर्मल एक्सहेल किया बेटा, नॉर्मल एक्सहेल कर लिया, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद तेरी टोटल इनहेल करने की कैपेसिटी क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है नॉर्मल एक्सहेल कर लिया उसके बाद तूने जो टोटल इनहेल किया।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कहा था कि तूने नॉर्मल इनहेल कर लिया है, उसके बाद तूने कितना इनहेल किया, जल्दी बताओ। यस एवरीवन, समझ में आई बात? तभी मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा था, अरे भाई, तभी बेटा मैंने यहां पे ना एक वर्ड लिखा था आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहा है कि यार मैंने नॉर्मल सांस ले लिया, उसके अलावा मैंने जो एडिशनल दम लगा के एयर को अंदर किया वो थी मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं तुमने नॉर्मल एक्सहेल किया है। अब नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद तू टोटल कितना इनहेल कर सकता है? कितना इनहेल कर सकता है बेटा? एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों में ये डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पे ग्राफ भी बना दूंगी ताकि तुम्हें ना कभी कंफ्यूजन ही ना हो। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहती है, कंडीशन क्या है कि भाई, क्योंकि बेटा जैसे ये कंडीशन बदलेगी ना तो तुम्हारा पूरा कहानी बदल जाएगा। कंडीशन याद रखनी है, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये कंडीशन याद रखनी है। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द टोटल amount of air, the total amount of air a person can inhale। और अगर मैं आपको ग्राफिकल थोड़ा सा दिखाऊं यहां, तो बेसिकली ऐसा है, ये नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, यहां कहां बनाऊं यार, हाँ, ये नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के अलावा, इसके अलावा तू टोटल कितना इनहेल कर सकते हो बच्चों? एक तो नॉर्मल इनहेलेशन वाला और एक फोर्सफुल इनहेलेशन वाला, यानी कि दिस टाइडल वॉल्यूम प्लस दिस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों ने मिलके क्या बनाया? ये दोनों ने मिलके क्या बनाया बेटा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। कोई दुखदर समस्या? तुम्हें बेटा वो वैल्यूज याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो कि IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, वैसे ही बेटा क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसको भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कंपेयर करो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं EC। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं। यहां पे भी कंडीशन क्या है वो याद रखना है। जैसे यहां पे कंडीशन है तुमने नॉर्मल एक्सहेल किया था, उसके बाद तुम टोटल कितना इनहेल कर पा रहे हो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, और यहां पे आ गया द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल। अब यहां पे एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, यहां एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है बेटा, समझना मेरी बात। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जरा कंपेयर करते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता था कि यार तूने नॉर्मल तो एक्सहेल कर लिया है, नॉर्मल एक्सहेल तो तूने कर लिया है, उसके अलावा तू दम लगा के कितना एयर बाहर कर सकता है, वो तेरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो नॉर्मल तूने एक्सहेल कर लिया, उसके अलावा तू कितना बेटा दम लगा के एयर बाहर कर सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि तूने अभी सिर्फ नॉर्मल इनहेल किया है, नॉर्मल इनहेल करने के बाद तुम टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो, टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो बेटा, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ या ना। लेकिन मैं गारंटी से जानती हूं 50% बच्चे, एक जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूं, वो इंफॉर्मेशन को नहीं जानते होंगे। ये डेटा वो जानते हैं कि वो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है तुम्हारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, बट जो चीज मैं अभी बताने वाली हूं जो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इससे कोई भी चीज बेटा इधर उधर थोड़ी कंसेप्चुअल आ गई ना तो आप गलत ना करो। ठीक है, अभी पहले मैं यहां पे इस चीज को लिख देती हूं कि यार ग्राफ बनाते हैं, अरे यार
ग्राफ बनाते हैं थोड़ा वापस। ये हमने ग्राफ बनाया, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। बोला नॉर्मल एक्सहेल करने के अलावा तुमने जो टोटल एक्सहेल किया, एक तो तुमने एक्सहेल किया, सॉरी, नॉर्मल इनहेल करने के बाद जो तुमने टोटल एक्सहेल किया, तो तुमने एक्सहेल किया बेटा कितना, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल किया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल किया। ये तुम्हारी एक्सपायरेशन कैपेसिटी है। एक तो तुमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल आउट किया प्लस तुमने बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगी तुम्हारी टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक सिंपल भाषा में ऐसे भी याद रख पा रहे हो कि टोटल तुम्हारी इनहेल करने की कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, टोटल तुम्हारी बेटा एक्सहेल करने की कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। पहले मुझे बताओ इन दोनों डेफिनेशन में कोई समस्या तो नहीं है, तभी मैं वो क्वेश्चन पूछने जा रही हूं अभी आपसे। जल्दी बताओ बेटा, यस जल्दी बताओ, यस जल्दी जल्दी जल्दी। अगर ये समझ आ गया तो मुझे बता दो। तो यहां पे ये वाली बात थी कि ये इनहेल करने के बाद तुमने कितना एक्सहेल किया, और यहां था बेटा कि एक्सहेल करने के बाद तुमने कितना इनहेल किया। ठीक है, ये था नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद और ये था नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, यस मुझे ये बात बताओ कि क्या तुम बिना फोर्सफुल इनहेल किए कभी फोर्सफुल एक्सहेल कर सकते हो क्या? यस या नो में आंसर देना। क्या तुम बिना फोर्सफुल इनहेल किए क्या तुम एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुल? बिना फोर्सफुली इनहेल किए क्या तुम फोर्सफुल एक्सहेलेशन कभी कर सकते हो बेटा? यस और नो, यस और नो। आंसर दो, मैं तुम्हारे आंसर्स चेक कर रही हूं बस। तुम खुद भी बेटा कमेंट्स में आंसर चेक कर सकते हो कि मिक्स आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आधी जनता को ये नहीं भी पता हो सकता। अभी मैं आपको जिनको यस भी कह रहे हैं या जो नो भी कह रहे हैं ना, उनमें भी मैं कंसेप्ट अभी चेक करूंगी। अभी सुनो, अब सब करके देखेंगे, सब करके देखेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो करके देखो, करके देखो। अभी किसी ने भी फोर्सफुल इनहेल नहीं किया हुआ ना? अभी किसी ने भी फोर्सफुल इनहेल नहीं किया हुआ ना? नहीं किया हुआ ना? क्योंकि इससे रिलेटेड एक ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है जो मैं अभी पूछने जा रही हूं। अभी किसी ने भी फोर्सफुल इनहेल नहीं किया हुआ? क्या फोर्सफुल एक्सहेल कर पा रहे हो? अभी करके देखो। मूर्ख लोगों पहले ही आंसर देते हो। कर पा रहे हो हाँ या ना? अब करके देखो, सब कर सकते हैं। फोर्सफुल एक्सहेल करने के लिए मूर्ख लोगों फोर्सफुल इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूछा है और थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में पूछा है तो आंसर बेटा नो 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 मैम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नो थोड़ी हो जाएगा फिर। अरे बिना फोर्सफुल इनहेल किए भी फोर्सफुल एक्सहेल कर सकते हो। मैंने भी तो नहीं किया हुआ फोर्सफुल इनहेल अभी, फिर भी मैं कर सकती हूं। इससे क्या समझे लॉजिक? इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि भाई जो ये वाली एयर होती है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है ये भी तुम्हारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। ये बहुत एक सिंपल सा पर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो बता रही हूं। इससे ये समझ में आता है जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, नलायको फोर्सफुल इनहेलेशन वाली वॉल्यूम तो अलग होती है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन वाली वॉल्यूम अलग होती है, दोनों सेम थोड़ी है। तुम्हें फोर्सफुली एक्सहेल करने के लिए फोर्सफुल इनहेल करने की थोड़ी जरूरत है। एक डायग्राम बना रही हूं, तुम अभी बनाना मत, तुम अभी बनाना मत, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूं ये वाली चीज। ठीक है, इसे बनाना मत बेटा। ये फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी लंग्स है, ये तुम्हारी लंग्स है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, एक एयर होती है ना बेटा जो तुम्हारे लंग्स से कभी खाली नहीं हो सकती, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन ये ना कार्टून डायग्राम है बट है बहुत बेहतरीन डायग्राम। तुम्हें साइड में कहीं पे बनाना है तुम बना सकते हो, साइड में कहीं बनाना है तो तुम बना सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम है, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी बाहर नहीं होगा। अब
ये नॉर्मल बंदा है, मेरा लंग्स है, समझो कि ये मेरे लंग्स है, और मैंने अभी कोई फोर्सफुल इनहेल नहीं कर रखा, तो मैं एक्सहेल कैसे कर पा रही हूं? जरा सोच के देखो, ये मेरे लंग्स है और मैंने अभी नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल कर रही हूं, मैंने कोई फोर्सफुल इनहेल नहीं किया है। पर जब मेरे से कहा गया कि मैम क्या आप फोर्सफुल एक्सहेल कर सकते हो अभी, तो मैं कह रही हूं हाँ कर सकती हूं, करके भी दिखाया। इससे मुझे ये समझ में आया कि मेरे लंग्स में इसके अलावा एक और वैल्यू है जो यहां पे प्रेजेंट रहती है, इसके ऊपर, इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी तुम्हारी लंग्स में प्रेजेंट रहती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसे दम लगा के बाहर कर सकते हो, इसे दम लगा के बाहर नहीं कर सकते। समझ गए? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और एक चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, जिस वक्त तुम इस एयर को, लंग्स को खाली करते हो बेटा, चलो इसे मैंने बताया ही है, तो मैं नेक्स्ट पेज में छोटा सा बता ही देती हूं ताकि ना ये तुम्हें भूले ना। एक नोट डाल के ना मैं लिखवा देती हूं, फिर अगली कैपेसिटी को बढ़ाती हूं, तो इससे तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब मैंने तुम्हें बता ही दिया है तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट, स्टार कंसेप्ट लिख देते हैं इसको एक। ठीक है, जब समझा ही रही हूं तो मैं बना ही देती हूं ना। तो एक ना ये कंडीशन थी बेटा जो मैंने तुम्हें कहा अभी, ये तुम्हारी लंग्स है, ठीक है, और ये मैंने कहा था कि यार ये हमारे लंग्स में हमेशा रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कभी बाहर नहीं जा रही है ना। और फिर मैंने बेटा तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें ये बोला कि भाई, मैंने तुम्हें बोला कि यार मैंने कोई दम लगा के इनहेल नहीं किया हुआ, मैंने कोई दम लगा के इनहेल नहीं किया हुआ, फिर भी मैं एक्सहेल कर पा रही हूं। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा प्रेजेंट रहती है, पर कंडीशन ये है कि मैं इसे बाहर कर सकती हूं, इसे बाहर नहीं कर सकती। हाँ या ना, मुझे सच बताओ। यस एवरीवन, यस एवरीवन, सही है। हाँ, ऐसे स्टार, चलो ऐसे स्टार कंसेप्ट बोल देते हैं, समाप्ति मैम स्टार कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे, चलो भाई तुम जो भी नाम रखो, तुम कॉन्सेप्ट समझो भाई, भाई कंसेप्ट समझो। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, एक लास्ट बात बता दो तो मुझे समझ आ जाएगा तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, रेक्टिफिकेशन नहीं। अब मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुमने फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर लिया, तुमने फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर लिया, ठीक है। अभी क्योंकि ये ना रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से रिलेटेड है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से रिलेटेड भी है ये। बेटा एक बात बताओ, इसके अलावा, मतलब कि एक चीज मैंने तुम्हें बोली कि रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा तुम्हारे पास हमेशा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहती है। अब बंदा जब नॉर्मल इनहेल करता है तो टाइडल वॉल्यूम भी अंदर आएगा, तो टाइडल वॉल्यूम भी अंदर आएगा जब नॉर्मल इनहेल करेगा। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। मेरे पास रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, मेरे पास एक्सपायरेट, अभी की कंडीशन देखो, मेरे पास रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, और मैंने नॉर्मल इनहेल कर लिया है तो मेरे पास टाइडल वॉल्यूम भी है। अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम फोर्सफुल एक्सहेल करो, तो फोर्सफुल एक्सहेल करोगे तो कौन सी चीजें बाहर चली जाएगी इसमें से? फोर्सफुल एक्सहेल करोगे तो कौन सी चीजें बाहर चली जाएगी बेटा इसमें से? मैं थोड़ा गंदा ड्राइंग बना रही हूं क्योंकि कंसेप्ट समझा रही हूं। फोर्सफुल एक्सहेल करोगे तो कौन सी चीजें बाहर चली जाएगी बेटा? कौन सी चीजें बाहर चली जाएगी? यस, कौन सी चीजें बाहर चली जाएगी? सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम जाएगा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगा, हाँ या ना? ये आउट होगी। रेजिडुअल वॉल्यूम तो कभी बाहर नहीं जाएगी। जो कंसेप्ट है ना वो अगले पॉइंट में है, जो कंसेप्ट है वो अगले पॉइंट में है। अगला पॉइंट ये है कि जिस वक्त बंदा, तुम खुद अभी खुद करके देखना, खुद फील होगा तुम्हें, ये तुम्हें खुद फील होगा ये अभी बेटा। जब बंदा फोर्सफुली एक्सहेल करता है ना तो उसकी जो अगली सांस होती है ना वो थोड़ी सी लंबी होगी, देखना करके। क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं इसके बाद अगली नॉर्मल इनहेल करूंगी, कोई दम नहीं लगाया बेटा, अगली बार जब मैं नॉर्मल इनहेल करूंगी ना तो भाई टंकी में जो पहले पानी को मैंने खाली किया था, पहले उस पानी को भरना पड़ेगा लंग्स में। भाई रेजिडुअल वॉल्यूम तो तुमने खाली किया ही नहीं था। अब जब अगली बार मैं सांस लूंगी तो सबसे पहले बेटा मैं उस वॉल्यूम को भरूंगी ना जिस वॉल्यूम को मैंने पहले खाली किया था।
सबसे पहले मेरे अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आना चाहिए जो मैंने खाली कर दिया था दम लगा के, और उसके बाद मेरी टाइडल वॉल्यूम अंदर आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पहले ये अंदर आएगी फिर ये अंदर आएगी, बोलो हाँ या ना। आत्मा तक फील हो गया, बोलो यस और नो। यस, मस्त कंसेप्चुअल है या नहीं? ये तुम्हारे कुछ बेटा, अगर इसमें से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए तो तुम गलत नहीं करोगे। और इसी से अब तुम करके देखो, जब मैं फोर्सफुली एयर को बाहर करूंगी ना, तो अगली जो सांस होती है वो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फिर से भरना पड़ता है पहले अंदर। इसके लिए तुम्हें दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए तुम जैसे नॉर्मल सांस ले रहे थे वैसे ही ले रहे थे, पर टंकी खाली हो गई थी तो उसे भर लिया तुमने वापस से। हाँ या ना? ठीक है, ये कंसेप्ट बता दिया मैंने तुम्हें, एसएस कंसेप्ट बोल दो। ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर। यस, चलिए अब बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब तुम्हें बहुत ही इजी लगेगा। थर्ड जो कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, बहुत ही इजी लगेगा अब तुम्हें। नंबर 3 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और कभी भी अब तुम वो वाली गलती नहीं करोगे कि फोर्सफुल एक्सहेल करने के लिए फोर्सफुल इनहेल करना पड़ता है, कभी भी नहीं करना पड़ता भाई। FRC, FRC, ठीक है, ठीक है जी। देखो FRC का मतलब है, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या अंतर है? आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, सिर्फ इतना सा अंतर है। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन the amount of air present in the lungs, और ये तुम ऊपर के डायग्राम से भी देख के बता पा रहे हो, ऊपर के डायग्राम से भी देख के बता पा रहे हो। बोला कि नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद जो तुम्हारे लंग्स में एयर बची हुई रहती है, आधे बच्चों को लगता है वो तो रेजिडुअल वॉल्यूम ही होती है मैम। नहीं भाई, नॉर्मल एक्सहेल अगर करोगे, ये कंडीशन देखो, जब तुमने नॉर्मल इनहेल किया हुआ है नॉर्मल, अब तुम अगर इसमें से नॉर्मल एक्सहेल कर रहे होते तो तुम सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को बाहर करते। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद जो तुम्हारे लंग्स में एयर रहती है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा रहती है। अगर फोर्स लगा के बाहर करोगे तो बाहर हो जाएगी, अगर फोर्स लगा के बाहर नहीं करोगे तो बाहर नहीं होगी। यस, यहां डायग्राम में देखो, ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद भी तुम्हारे लंग्स में जो एयर रह जाती है, जिसे तुम दम लगाओ तो बाहर कर सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों रहती है बेटा, ये दोनों रहती है। ERV भी हमेशा ही तुम्हारे लंग्स में रहती है। डिफरेंस ये है कि उसे दम लगा के बाहर किया जा सकता है और रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था दोनों में। और अभी देखो तुम इसे कंपेयर करो उससे, FRC इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV, ERV प्लस RV। यस, समझे कि नहीं? देखो अब देखो, कंपेयर करो, मैंने बोला था ना वो गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या थी? सुनो गौर से सपोल आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा लंग्स में। जब तुम जोर लगाते हो, मतलब कि उसमें था आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जब तुम जोर लगाते हो फिर भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, वो है तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है जोर नहीं लगाना है, नॉर्मल एक्सहेल करना है। नॉर्मल एक्सहेल के बाद जो तुम्हारे लंग्स में एयर दिखती है वो है तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जोर नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल एक्सहेल करना है, उसके बाद जो तुम्हारे लंग्स में एयर रहती है, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। लास्ट 2 वॉल्यूम्स बेटा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, और लास्ट की जो 2 वॉल्यूम्स है ना, उसमें से एक जो है वो दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम वाइटल कैपेसिटी समझ गए तो टोटल लंग कैपेसिटी बिल्कुल वाइटल कैपेसिटी से एक शब्द का अंतर है, दैट्स ऑल, बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है,
जस्ट वाओ कॉन्सेप्ट। यस एवरीबॉडी, आगे बढ़ जाएं। ईसी नहीं लिखा है आपने? नहीं लिखा बेटा, ईसी लिखा दिए, पीछे लिखा है ना ईसी। चलिए जी आगे बढ़ें। और बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को सबसे अच्छी तरीके से मेमोराइज करने का तरीका यह है कि इसे आप किसी मित्र को बैठ के समझाएं या तो अपने आप को समझाएं। अगर आपके पास कोई मित्र नहीं है, कोई साथ सहेली नहीं है, तो आप इसको कृपया करके बोल बोल के, जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे ग्राफ में बना बना के करिए, क्योंकि जब तक आप बना बना के नहीं करेंगे आप भूलने की क्षमता, मतलब भूलने की टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर आपने इसको बना के एक बार कर लिया, आपके एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन। आप थोड़ा टाइम हो सकता है 10 सेकेंड ज्यादा लें, पर गलत कभी क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, ठीक है? यस। वाइटल कैपेसिटी नंबर 4, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप इसको किसी भी एक डेफिनेशन से याद रखिए। एनसीईआरटी में दोनों डेफिनेशंस दी हुई है। मैं जो डेफिनेशन से याद रखती हूं वो इसीलिए याद रखती हूं क्योंकि उससे टोटल लंग कैपेसिटी याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है? इसको दो तरीके से याद रखा जा सकता है। मैं पहली डेफिनेशन जो ऊपर वाली लिखवाऊंगी मैं उससे याद रखती हूं, क्योंकि मेरे को तो दोनों ही याद है। खैर, आप उससे याद रखोगे तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी याद रखने में आसानी होगी, ठीक है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एयर the total लिखो, the total amount of air, the total amount of air a person can exhale after forceful inhalation। बहुत ही इजी लगेगा आपको अगर आप ये वाली डेफिनेशन से याद रखेंगे। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर a person can inhale after forceful exhalation। मैं आपको दोनों डेफिनेशन को याद कैसे रखना है वो भी बता दूंगी, बट आप हमेशा इस वाली चीज से इसकी कैलकुलेशन को याद रखिएगा, एक्सहेलेशन। मैं साथ ही साथ ना बेटा टोटल लंग कैपेसिटी भी लिख देती हूं ताकि मैं आपको कंपेयर करके बता पाऊं। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, अभी हम करेंगे, और यहां पे हम लिख देते हैं टीएलसी यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल, इसके तो नाम में ही बेटा इसका मतलब छुपा हुआ है। आपके लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब टोटल लंग में कितना एयर प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। कितना इजी है, डेफिनेशन इसके नाम से समझ में आ जाए आपको। दी टोटल अमाउंट ऑफ एयर present in the lungs after forceful inhalation। इसीलिए मैं ये वाला याद रखती हूं क्योंकि ये और ऊपर वाली जो डेफिनेशन है ना वो सेम है। पहले आप समझो बेटा इस कॉन्सेप्ट को, फिर छापना, इसको छापने का टाइम मिल जाएगा तुम्हें। सुनो इधर, सुनो मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात। पहले तो याद कैसे रखोगे फर्स्ट वाली डेफिनेशन, वी है वाइटल कैपेसिटी। बेटा बहुत ही मैं ट्रिक्स नहीं बताती हूं ज्यादा, क्योंकि ना मुझे पता है ट्रिक्स तुम्हें मोमेंटरीली बहुत अच्छा लगता है, बाद में तुम्हें ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ट्रिकी वाली टीचर नहीं हूं, मैं आपको ट्रिक्स ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट कुछ कुछ कहीं कहीं पे बता दूंगी। वो बहुत गंदे वाले ट्रिक्स होते हैं बट आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है? जैसे मैंने एक दो तुम्हें पिछले भी उसमें बताए थे ना, तो वैसे वाले मैं कुछ कुछ बता दूंगी। जैसे यहां पे याद रखने के लिए
चीज है। पहली वाली डेफिनेशन मैं इसलिए याद करवाती हूं क्योंकि पहली वाली डेफिनेशन से आपको टोटल लंग कैपेसिटी भी ना याद हो जाएगी। देखो V है ना वाइटल कैपेसिटी में, तो बाहर करना है एयर को, बाहर, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सहेल। एक्सहेल मतलब बाहर करना होता है। तो B और V थोड़े से मैच कर रहे हैं। बेटा देखो मजाक मत उड़ाना, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा, सच्ची बता रही हूं, तुम कभी नहीं भूलोगे। V वाइटल कैपेसिटी, V और B बाहर, बाहर करना है, ठीक है, एयर को बाहर करना है। कंडीशन क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सहेल। कंडीशन क्या है? आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी कहती है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन बाहर करोइंग, मतलब एक्सहेल, बट कंडीशन क्या है? आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। और टोटल कैपेसिटी भी सेम कह रही है, बस एक छोटा सा अंतर है। टोटल लंग कैपेसिटी कह रही है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, कह तो ये भी वही रही है। कंडीशन दोनों की सेम है, कंडीशन बेटा दोनों की सेम है। ये भी कह रहा है आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, ये भी कह रहा है आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। बस दोनों में अंतर ये है कि टोटल लंग कैपेसिटी कहती है कि भाई फोर्सफुल इनहेलेशन कर लिया, अब मेरे लंग्स में कितनी एयर है। एक में तुम्हें बाहर करना है एयर को, एक में तुम्हें बाहर नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ फोर्सफुल इनहेल करके चेक करना है कि तुम्हारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। और एक कह रहा है कि भाई टोटल तुम कितना बाहर कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। जस्ट एक चीज का अंतर है। समझ रहे हो? यस एवरीवन, समझ रहे हो? यस एवरीवन। अब देखो समझना मेरी बात। वाइटल कैपेसिटी कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, बाहर करना, एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है। अभी देखो कंडीशन क्या है फोर्सफुल इनहेल करने के बाद? तो ये तुमने नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, तुमने नॉर्मल इनहेल किया। कंडीशन है कि तुमने फोर्सफुल इनहेल कर लिया है, तो तुमने एक तो टाइडल वॉल्यूम को इनहेल किया होगा, एक तो तुमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल किया होगा। इसके अलावा बेटा तुम्हारे लंग्स में दो वॉल्यूम्स और भी दिख रही हैं, एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक और दिखती है रेजिडुअल वॉल्यूम। पहले मुझे बताओ कि क्या इसको समझने में किसी को कोई दुख दर्द समस्या? ये दोनों वैल्यूज तो तुम्हें हमेशा लंग्स में दिख ही रही है अंटिल तुमने फोर्सफुल एक्सहेल कर दिया, वो अलग बात है। ये दो वैल्यूज तो तुम्हें लंग्स में दिख ही रही है। और तुमने वाइटल कैपेसिटी में बोला है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल बट कंडीशन आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो फोर्सफुल इनहेल करके तुमने ये दोनों को इनहेल कर लिया है। अब तुम टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो बताओ? एक्सहेल तुमने इनहेल तो कर लिया ना फोर्सफुल, इतना ही इनहेल कर सकते हो। अब तुम बाहर, वी फॉर बाहर, वी फॉर बाहर बेटा, मेरी डिक्शनरी में वी फॉर बाहर बाहर कैसे कर सकते हो? तुम जितना मेरा मजाक उड़ा रहे हो सबको पाप लगेगा, जो भी मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है? और तुम याद रखना यही चीज तुम्हें याद रहेगी चाहे जितना मजाक उड़ा लो। इसको बाहर कर सकते हो, इसको बाहर कर सकते हो, इसको बाहर कर सकते हो, दैट्स इट। क्या बेटा क्या समस्या है बताओ? रटते रहते हो बस। IRV प्लस टीवी प्लस ERV। और टोटल लंग कैपेसिटी कहती है कि भाइयों और बहनों बाहर करने की जरूरत नहीं है एयर को, तुमने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है, तुम्हारे लंग्स में टोटल कितनी एयर दिखती है वो बता दो। एक शब्द का अंतर है, एक चीज का अंतर है। एक कहता है कितना बाहर कर सकते हो और एक कहता है बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है, फोर्सफुल इनहेल कर लिया है ना। अब तुम बता दो टोटल लंग में कितना एयर दिखता है, टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है। तो वाइटल कैपेसिटी के साथ अगर तुम बेटा इसको ऐड कर दो तो वो तुम्हारी लंग कैपेसिटी है। सिंपल। टोटल लंग कैपेसिटी इज एक्चुअली टोटल तुम्हारी लंग की कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम इनहेल करने के बाद। टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। इसको लिखने के बेटा हजार मतलब हजार तो नहीं बट बेटा अलग अलग तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को लिखने के। जैसे तुम यहां पे भी तो लिख सकते थे ना IRV और टीवी को मिला के IC, या फिर टीवी और ERV को मिला के तुम IC लिख सकते थे। वो अलग बात है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके तुम खुद देख लेना भाई, वो तुम खुद देख लेना। अभी तुम्हें उतना करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ VC प्लस RV, लिख सकती हूं कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिखने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं। VC को भी लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। VC इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, वो तो अलग बात है। जैसे मर्जी चाहो तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से।
तुम ये वाली डेफिनेशन खुद अप्लाई करके देख लेना, ये भी एग्जैक्टली सेम आएगी। जैसे इसमें तुमने बोला ना द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, यहां पे लिखा हुआ होगा द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल। यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, यहां पे लिखा होगा आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इसलिए मैं कहती हूं दोनों मत रटना। एक अगर तुम्हें याद होगी ना तो इसी का उल्टा होता है ये, जहां फोर्सफुल इनहेलेशन लिखा है वहां फोर्सफुल एक्सहेलेशन है, जहां तुमने टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल लिखा हुआ है वहां टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल लिखा हुआ होगा, और दोनों सेम आएगी, सेम। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब मैं तुम्हें वर्बली करके बताती हूं, जब तुम फोर्सफुल एक्सहेल कर देते हो तो कौन कौन सी एयर को बाहर करते हो? टाइडल वॉल्यूम को बाहर करते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर कर देते हो। अब तुम टोटल कितना इनहेल कर सकते हो? सबसे पहले टंकी को भरोगे यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर नॉर्मल वाला भरोगे टाइडल वॉल्यूम, और फिर तुमने टोटल कितना इनहेल करना है यानी फोर्सफुल वाला भी भरोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम सेम चीज है, इट्स द सेम। एक बारी बेटा थम्स अप दे दीजिए। डन डन डन, यस एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, फिर बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल ही शुरू करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फलाना डिमकाना जितना भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्लीज कृपया करके थोड़ी सी खुद से मेहनत करके आइएगा। एनसीईआरटी से पढ़ने की कृपया करिएगा, कृपा करिएगा, कृपा, ठीक है? यस, डन 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 डन। एनसीईआरटी से रीडिंग करा देते हैं, फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है? देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कंडीशन क्या है? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सहेल किया, उसके बाद मेरी टोटल इनहेल करने की क्या कैपेसिटी है? मेरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि मैंने नॉर्मल इनहेल किया है, उसके बाद मैं टोटल कितना एक्सहेल कर सकती हूं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मैंने नॉर्मल इनहेल कर लिया, अब मैं टोटल कितना एक्सहेल कर पा रही हूं? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स में कुछ एयर प्रेजेंट होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहता है फोर्सफुल नहीं करना है, आफ्टर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर लंग्स में रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? वाइटल कैपेसिटी देखो दोनों तरीके से डिफाइन किया हुआ है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन यानी कि इनहेल आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, या फिर इसका उल्टा कर दो, देखो, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, बाहर करना, ब्रीद आउट बाहर करना है ना, ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, सेम थिंग। ERV प्लस TV प्लस IRV। मैं सेकंड वाला क्यों याद रखती हूं? क्योंकि सेकंड वाला आपको टोटल लंग कैपेसिटी याद रखने में मदद करता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। यहां पे भी तुमने फोर्स इंस्पायरेशन किया, यहां पे भी तुमने फोर्स इंस्पायरेशन किया। टोटल लंग कैपेसिटी में कह रहे हो फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद तुम्हारे लंग्स में कितनी प्रेजेंट है। वाइटल कैपेसिटी में कह रहे हो फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद कितना बाहर कर पा रहे हो। डन एंड डस्टेड, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास फॉर यू ऑल। आप लोग काफी कमेंट्स करते हैं लेक्चर के बाद, मैं हमेशा पढ़ती हूँ उन कमेंट्स को, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ लिख के जाते हैं, एंड मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट लेके आएंगे तो वो बेटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बड़ी गिफ्ट होती है एक टीचर के लिए। तो आई वॉन्ट यू ऑल कि सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए, सब्जेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि वाओ पढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा मुश्किल होता है ये कभी कभार, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है? और वही एफर्ट्स बेटा आप लोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टू गिव मी योर रिव्यू एंड लेट मी नो हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। मैं जरूर आप लोगों को गाना सुना देती हूँ, बट बेटा जाते जाते रोतड़ू वाला गाना सुन के क्या करोगे, क्योंकि मुझे रोतड़ू वाले गाने याद ज्यादा आते हैं, ठीक है? लेकिन मैं सुना देती हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छा चलो, रोतड़ू वाला गाने नहीं, एक बच्चे ने सजेशन दिया है तो मैं वो वाला सजेशन सुना देती हूँ आप लोगों को। तेरी मिट्टी का एक डॉक्टर वाला वर्जन है ना? तेरी मिट्टी में मिल जाऊं का एक डॉक्टर वर्जन वाला लिरिक्स है। आई होप आप लोगों ने सुना होगा वो गाना,
तो मुझे उसके लिरिक्स थोड़े से कम याद है, बट मैं कोशिश करती हूँ, है ना। जब कोविड का टाइम था, आई थिंक उस वक्त में ये गाना आया था कि हाउ द डॉक्टर्स वर देयर व्हेन नो वन एल्स कुड। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनके वो खड़े थे। और मैं कोशिश करती हूँ, मेरा गला थोड़ा खराब है तो मुझे माफ कीजिएगा। यस। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है वो, बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों से वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ऑफ कोर्स बेटा, डॉक्टर्स are doctors and that's very special. I always say that it's a very tough journey. मैं आप लोगों को देखो, सच्चाई भी जानना बहुत जरूरी है, और सच्चाई ये है कि it is a tough journey. It is a tough journey. It's not going to be easy. अगर कोई व्यक्ति आप में से ये सोचता है कि नीट निकाल लेता हूं फिर तो मजे ही मजे हैं, तो आप ऐसा कृपया करके मत सोचिए। आगे की जर्नी बहुत मेहनत करने वाली है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं जो लोग बेटा, वही बेटा फिर ये काबिलियत रखते हैं कि वो ऐसा कुछ काम कर पाए देश के लिए, लोगों के लिए। तो हर कोई डिजर्व भी नहीं करता है बेटा, हर कोई कर भी नहीं पाता है। तो ये वाली बात है। लेकिन आपको पता है कि आप किस जर्नी के लिए आगे बेटा बढ़ रहे हैं, तो आज भी मेहनत करने से मत कतराइए, क्योंकि आगे के कई साल आपको मेहनत करनी है बेटा। और किसी भी प्रोफेशन में मेहनत करनी होती है, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशन थोड़ी ज्यादा मेहनत, थोड़ी ज्यादा डेडिकेशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द लेक्चर, ठीक है। सी यू ऑल बेटा नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।